तो ऑस्मो रेगुलेशन हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट को। तो हमने ये बात की थी कि होम्योस्टैसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट लेवल पर रखना, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्यूट के कंटेंट को रेगुलेट करना पड़ता है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट लेवल पर रखने के लिए। अब हमने इससे पहले बात की थी कि प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, क्यों ज़रूरी है। ज़ाहिर है अगर पानी ज़्यादा सेल के अंदर चला जाता है तो सारी चीज़ें डिल्यूट हो जाती हैं और सेल अपना फंक्शन सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, चीज़ों की ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाएगी, कंसनट्रेटेड हो जाएंगी, तो सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सारे फंक्शन सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की। तो ये बात जहन में बिठा लें कि एनिमल्स में रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट और सॉल्यूट कंटेंट, वो ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा क्रूशल है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। उसकी वजह क्या है, क्यों ज़्यादा क्रूशल है? क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, और अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी चला गया तो सेल टर्जिड हो जाएगा और आखिरकार वो बस्ट हो सकता है, फट जाएगा। और अगर पानी की कमी होगी तो सेल श्रिंक होकर डी शेप हो जाएगा, फिर भी वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि पानी को सेल के अंदर आने और जाने से रोका जा सके। गेन ऑफ वाटर भी कंटिन्यूसली होता रहता है और लॉस ऑफ वाटर भी होता रहता है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा पानी हुआ तो डेफिनेटली एनिमल सेल के अंदर पानी का इन्फ्लक्स होगा, इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, पानी को अलाउ करती है कि वो अंदर आ जाए, सेल बस्ट हो जाएगा। अगर बाहर सेल एनिमल सेल के बाहर पानी की कमी हुई तो फिर क्या होगा, पानी का लॉस होगा, पानी बाहर निकलेगा और इवेंचुअली सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, फिर भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रोक इसको सकते नहीं है और नेट गेन और लॉस ज़रूर होता रहता है। इसके बावजूद एनिमल सेल को अपने सर्वाइवल के लिए पानी की अमाउंट को रेगुलेट करना पड़ता है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या सारे एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं? क्या सब करते हैं? सवाल ये। तो इसका जवाब है नहीं। सारे एनिमल्स के पास आइडियल कंडीशन तो यही है कि अंदर का जो बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट है वो बाहर के मुकाबले में कांस्टेंट रहे ताकि एनिमल अच्छे एनवायरनमेंट में अपना काम परफॉर्म कर पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे एनिमल्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनिमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं एक तरह के एनिमल्स वो हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो उसको कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखने की कोशिश ही नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते, उनको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट करते हैं उनको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो दो तरह के एनिमल्स हैं। एक तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, जिनका एनवायरनमेंट इंटरनल भी वैसा ही है जैसा बाहर होता है। अच्छा, ये क्या करेंगे? जैसे ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मरीन एनवायरनमेंट में रहता है और बाहर जो है वो इसके यहाँ बहुत सारा पानी और साथ में बहुत सारा सॉल्यूट भी है, और इसके मुकाबले में अंदर जो है वो इतना पानी और इतना सा सॉल्यूट है। इस तरह की कंडीशन में पहले भी हमने बात की थी कि चाहे बहुत सारा पानी बाहर है लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या देखता है, वाटर और सॉल्यूट का कंटेंट देखता है।
अब इस लिहाज से बाहर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा कि पानी जो है वो बाहर की तरफ रश करता है और जो सॉल्यूट है वो अंदर की तरफ रश करता है। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हुए एनिमल्स को दो तरह के मसाइल हैं, एक तो लॉस ऑफ वाटर का और दूसरा गेन ऑफ साल्ट का। अब क्या करना पड़ेगा, इसको करना ये पड़ेगा कि वाटर को कंज़र्व करना पड़ेगा या वाटर को गेन करना पड़ेगा, और जो सॉल्यूट है उसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। इसको मैनेज करने के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। सारे एनिमल्स मैंने आपको पहले बता दिया कि ये नहीं कर पाएंगे। तो जो सिंपल किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, वो सारे क्या करते हैं कि जो पानी अंदर से बाहर जाना है वो चला जाए, जो सॉल्यूट बाहर से अंदर आना है वो आ जाए। अब जब वो आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर अंदर का वाटर और सॉल्यूट कंटेंट और बाहर का वाटर और सॉल्यूट कंटेंट हो जाएगा बराबर। जब बराबर हो जाएगा तो ना तो पानी का लॉस होगा और ना ही गेन होगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर ये इंटरनल जो एनवायरनमेंट है ना, ये बिल्कुल आइडियल एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। लेकिन जो सिंपल किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में गुजारा करते हैं और अपना इंटरनल एनवायरनमेंट वैसा ही कर लेते हैं जैसा बाहर के एनवायरनमेंट जैसा होता है, और फिर इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना इनको पानी को रोकने की ज़रूरत है, ना कंजर्व करने की ज़रूरत है, ना इनको साल्ट को एक्सीट आउट करने की ज़रूरत है। जब बराबर हो जाता है तो फिर कोई गेन और लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। पहले भी हमने इस पर बात की थी। आइसोटोनिक यानी ऐसे एनिमल्स अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो आइसोटोनिक कर लेते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। अच्छा, ये हैं कौन? ये मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले सारे इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, ये चूँकि सिंपल किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं। इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सिंपल किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्वर्टिब्रेट सारे जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। ये अपना वाटर कंटेंट जो है वो उसको रेगुलेट नहीं करते। लेकिन कॉर्डेट्स में से जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ये नोटोकॉर्ड भी होती है, लाइफ के किसी पार्ट में नोटोकॉर्ड होती है और वर्टिब्रल कॉलम भी इनमें होती है। इनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। ये कॉर्डेट्स का ही एक पार्ट है। तो इनमें से सिर्फ एक तरह की मछलियां हैं, हैग फिशेस, जिनमें जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। बाकी सारी मछलियां जितनी भी हैं वो सब की सब ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट करती हैं। लेकिन हैग फिशेस जो हैं ये जॉलेस फिशेस हैं। शायद आपको पता ही होगा कि मछलियों की तीन बड़ी बड़ी क्लासेस हैं। एक तरह की फिशेस जो है ना वो जॉलेस फिशेस कहलाती हैं, जॉलेस, जिनके जबड़े नहीं होते, जॉलेस फिशेस। और दूसरी तरह की जो हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाती हैं, जिनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। और एक तरह की मछलियाँ जो हैं वो बोनी फिशेस कहलाती हैं। तो इनमें से ये जो जॉलेस फिशेस हैं ये हैं, इनकी एग्जांपल है एक हैग फिशेस की। हैग फिशेस जॉलेस फिशेस हैं, इनका स्केलेटन भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और ये सिर्फ ये ऐसी हैं मछलियों में से जो ऑस्मो कन्फर्मर हैं। बाकी सारी मछलियाँ जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाती हैं। अब हम आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की तरफ। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं कि उनके या तो बाहर जो है वो पानी ज़्यादा है या सॉल्यूट ज़्यादा है, जैसी भी कंडीशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक मरीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो बाहर काफ़ी मिकदार में सॉल्यूट मौजूद है, अंदर भी है लेकिन अंदर बॉडी के जो है वो कम सॉल्यूट है। तो अब इस तरह की कंडीशन में, जैसे हमने ऑस्मो कन्फर्मर्स में भी बात किया, इस तरह की कंडीशन में मसला है लॉस ऑफ वाटर का। पानी बाहर निकलता है और सॉल्यूट जो है वो अंदर आता है। अब ये मसाइल का हल क्या है? एक तो ये कि वाटर को रिटेन करना है, वाटर ताकि लूज़ ना हो, या वाटर को बाहर से गेन करना है, साल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना है। इस तरह इनका एनवायरनमेंट जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ हो सकता है। इनका तरीक़ाकार ये है कि ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर की फ्लक्चुएशन से बचा लेते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट लेवल पर रखते हैं। ये कौन है? ये सारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं, सिवाय
जो हम इधर बात कर चुके हैं हैग फिशेस की, हैग फिशेस के अलावा जितने कॉर्डेट्स हैं वो सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। इसी तरह जो प्रोटिस्ट्स हैं जैसे अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे भी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो कॉर्डेट चाहे वो मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं या फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं, सारे कॉर्डेट्स भी ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं सिवाय हैग फिशेस के। और सारे प्रोटिस्ट जो हैं वो भी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको रेगुलेट करते हैं। आप इस तरह का एक टेबल बना सकते हैं जिसमें दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहने वाले एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरीन एनवायरनमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मरीन एनवायरनमेंट कैसा होता है। उसमें पहले भी जैसे हमने बात की थी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हुए हमें ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दो बड़ी बातें हम जैसे हमने डिस्कस की थी, एक तो ये कि लॉस ऑफ वाटर का मसला है क्योंकि पानी जो है वो बाहर की तरफ भागेगा, रश करेगा, और दूसरा साल्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये दो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के एनिमल्स जो हैं वो मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो अच्छा, ये चार तरह के एनिमल्स जो हैं वो मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। जैसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, और जॉलस फिशेस हैं जिनमें हैग फिशेस शामिल हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और बोनी फिशेस हैं। इनमें से इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, ये अपना वाटर और सॉल्यूट का कंटेंट रेगुलेट नहीं करती हैं, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाती हैं। अच्छा, जो जॉलस फिशेस हैं ये भी हमने बात की थी कि ये भी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट फिक्स नहीं रखती हैं, बल्कि ये एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक रखती हैं। अब ये दो ग्रुप्स बच गए हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस, जो अपना वाटर और सॉल्यूट का कंटेंट रेगुलेट करती हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं, यानी वो मछलियाँ जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, वो अपना वाटर कंटेंट जो है वो कैसे रेगुलेट करती हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ सबसे पहले ये देख लें हम कि इन मछलियों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक बड़ा मसला है लॉस ऑफ वाटर का, क्योंकि ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, तो इनको मसला होगा कि पानी जो है वो, इनकी बॉडी का पानी लूज़ हो जाता है, पानी को लॉस कर देती हैं ये, और उसको इनको कंपनसेट करना पड़ेगा। और दूसरा ये, एक तो लॉस ऑफ वाटर का मसला है, और एक इनके पास एक्सेसिव साल्ट होगा, बाहर से साल्ट जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा आ जाता है। ये दो बड़े मसाइल का सामना इनको करना पड़ता है। अब इसको मैनेज करने के लिए इनकी अडेप्टेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ क्या करते हैं, इनके किडनीज़ कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करने का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा साल्ट्स ज़ाय होंगे और कम पानी बाहर जाएगा। और यही दो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कम से कम पानी ज़ाय हो और ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट जो हैं वो बाहर निकल जाएं। अच्छा, इसी तरह इनके जो गिल्स हैं, गिल्स, इनके गिल्स भी साल्ट को एक्सक्रीट आउट करने की एबिलिटी रखते हैं, ताकि जो ज़्यादा साल्ट अंदर जमा हो जाता है वो सारा बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा इनके पास एक और अडेप्टेशन ये है कि इनके रेक्टल पार्ट में एक तरह के ग्लैंड्स हैं जिनको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं इनका काम ये है कि ये बॉडी से एक्सेसिव साल्ट को एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं। अच्छा, अब कुछ कार्टिलेजिनस मछलियाँ ऐसी भी हैं जो एक अलग तरह का मैकेनिज़्म उनके पास ऑस्मो रेगुलेशन का है। तो कार्टिलेजिनस जो फिशेस हैं, ऐसी मछलियाँ जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, ये जैसे शार्क्स हैं, स्केट्स हैं,
रेज हैं, ये सारी जो हैं ये कार्टिलेजिनस मछलियाँ कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, ये इनके पास एक ही तरीका ये बचता है कि अगर ये चाहती हैं कि इनकी बॉडी से पानी बाहर ना जाए, तो इनको चाहिए कि इनका सॉल्यूट का कंटेंट, बॉडी के अंदर का सॉल्यूट कंटेंट और बॉडी के बाहर का सॉल्यूट कंटेंट बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, बाहर जो है वो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है और अंदर जो है वो सॉल्यूट कम है, इसलिए पानी बाहर को भागेगा, साल्ट अंदर को आते हैं। ये क्या करते हैं, जितना ये यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ये यूरिया को बॉडी के अंदर रिटेन कर लेते हैं, यानी यूरिया की कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ा लेते हैं। यूरिया की कंसनट्रेशन बढ़ाने से ये होता है कि ओवरऑल बॉडी के अंदर सॉल्यूट का कंटेंट और एनवायरनमेंट का सॉल्यूट का कंटेंट बराबर हो जाते हैं। अब पानी ना तो बॉडी को लीव करके जाएगा और ना ही बाहर से पानी अंदर आएगा। अब ये वाला मसला तो हल हो गया कि अब पानी का लॉस नहीं होगा, लेकिन एक और बड़ा मसला पैदा ये हो गया कि यूरिया जो है वो टॉक्सिक है, इसको ज़्यादा देर बॉडी में रख नहीं सकते। तो अब उसको कंपनसेट करने के लिए ये क्या करते हैं, इनके पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो ये जो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है, ये क्या करता है, इसका सिर्फ एक ही काम है और वो ये है कि ये यूरिया की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी इसका काम है कि ये यूरिया की टॉक्सिसिटी को कम कर दे। ये क्या करती हैं कि ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन को बढ़ा लेती हैं, जिससे इनका बाहर का और अंदर का साल्ट कंटेंट बराबर हो जाता है और लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। और लेकिन यूरिया की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये TMO यानी ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को अपनी बॉडी में रिटेन कर लेती हैं। अब हम देख लेते हैं जी बोनी फिशेस को। ये वो मछलियाँ जो हम आमतौर पर खाते हैं, जैसे थैला है, मोरी है, तलापिया है और बहुत सारी मछलियाँ जो हैं जैसे गुलफाम है, जो आम तौर पर यहाँ खाई जाती हैं। ये सारी मछलियाँ जो हैं ये बोनी फिशेस कहलाती हैं। इनका ऑस्मो रेगुलेशन का एक अलग तरीका है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखें, एक तो बात ये समझें कि जितनी भी बोनी फिशेस हैं ना, इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके सारे एंसेस्टर्स फ्रेश वाटर में रहने वाले थे। अब फ्रेश वाटर में रहने के लिए जो चैलेंजेस जिनका सामना करना पड़ता है वो और तरह के हैं, और मरीन एनवायरनमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल और तरह के हैं। यानी फ्रेश वाटर में हमने देखा था कि फ्रेश वाटर में बड़ा मसला जो है वो होता है इन्फ्लक्स ऑफ वाटर का, यानी यहाँ रहते हुए पानी का गेन ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाली जो मछलियाँ हैं, यानी जो बोनी फिशेस हैं जिनके एंसेस्टर्स फ्रेश वाटर में रहने वाले थे, इनको सिर्फ एक काम आता है, वो ये काम आता है इनको कि लॉस ऑफ वाटर कैसे किया जाए, क्योंकि इनको कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर का तो सामना नहीं करना पड़ता। इनको एक काम आता है, वो आता है वाटर को लूज़ करना, कि पानी को, एक्सेसिव पानी को बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाए। अब इनके जो डिसेंडेंट्स थे फ्रेश वाटर में रहने वाले एंसेस्टर्स के, वो हैं मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले। अब मरीन एनवायरनमेंट के चैलेंजेस बिल्कुल ही और तरह के। मरीन एनवायरनमेंट का चैलेंज ये है कि यहाँ लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर को रिटेन करना है और साल्ट को एक्सक्रीट आउट करना है। तो इनके पास कोई अडेप्टेशन ऐसी नहीं है जिससे ये पानी को बचा सकें। तो ये क्या करती हैं, इनके पास आखिरी जो हल बचता है वो ये बचता है कि ये प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करते हैं। ये पानी पीती हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं। अब जितना पानी ये पीती जाती हैं, उतना ही बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ज़ाय होता रहता है। उधर से ये पीती रहती हैं और उधर से ये पानी जो है वो लूज़ होता रहता है। अब ये एक मसला तो हल हो गया, पानी का कंटेंट बराबर हो जाएगा, वो पीती रहेंगी और वो निकलता रहेगा। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा मसला जो ऐड हो जाता है वो ये कि मरीन वाटर पीने के साथ साथ साल्ट भी ज़ाहिर अंदर आता है, क्योंकि साल्टी वाटर है। तो पानी का तो मसला हल हो गया, लेकिन साल्ट का मसला हल नहीं हुआ, साल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, पानी का मसला हल हो गया, साल्ट का मसला पैदा हो गया। अब इसको हल करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनके जो किडनीज़ हैं वो अडेप्टेड हैं इस काम के लिए कि ये जब यूरिन प्रोड्यूस करें तो ये कम पानी के साथ यूरिन प्रोड्यूस करें, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कम से कम पानी लूज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा
साल्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।